नमस्कार। अभी हमारे बीच डॉक्टर बीरेज कुमार सर हैं और ये लेक्चर जो है इनका वो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हो चुकी है। इसमें आपको ये जो बताएंगे बेसिकली वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल्स, इसके बारे में ये बताएंगे। ये हमारे एनटीएस के सीनियर रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हैं और इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पूर्ण किया है और ये आपको जो लेक्चर लेंगे वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लेंगे और बाकी आप ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ के बाकी जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद फीडबैक दीजिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर बीरेज कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार झा जी मेरा परिचय देने के लिए। और डियर पार्टिसिपेंट्स एंड द कन्वेनर फ्रॉम both the sides, I welcome you all in this session of taxonomy part 2. अच्छा, कैसा I should speak more in Hindi or more in English? That if I know, it will be good for me. हिंदी बोले। अच्छी बात है। तो साहब आपने पहले क्लास में पहली चर्चा जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर हुई है उसमें आपने देखा, और ये चर्चा क्या है, आप सभी ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर हैं, कम से कम हर किसी ने बीएड तो किया ही होगा। उस दौरान भी आपने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है, यही वो फ्रेमवर्क है जिसके आधार पर दुनिया भर के तमाम जो सभ्य राष्ट्र हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था चलती है। जब मैं शिक्षा व्यवस्था की बात हम करते हैं तो उसमें तुरंत ये सामने आता है कि टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। लेकिन आप जरा रिवर्स गियर में डाले गाड़ी को तो आपको पता चलेगा कि टीचिंग जो होती है उसकी बुनियाद, उसकी बेसिस होते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बनाए जाते हैं सिलेबस के रेफरेंस में, सिलेबस डेवलप किए जाते हैं करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड और क्लास लिस्टेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, उसकी रोशनी में। और करिकुलम बनाए जाते हैं कि हमारे जो गोल होते हैं, हमारे गोल मतलब शिक्षक के नहीं, हम जिस व्यवस्था के अंदर काम कर रहे हैं उस व्यवस्था, चाहे वो नवोदय विद्यालय समिति हो या केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या राज्य सरकार हो या देश की सरकार, उसके जो गोल्स फिक्स किए जाते हैं उसकी रोशनी में करिकुलम बनाया जाता है। और वो गोल्स जो है वो हमारी पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करती है, और हमारी पॉलिसीज जो बनती हैं वो हमारी नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो पहले इस पृष्ठभूमि को देखते हुए फिर हम अपने जो असल टॉपिक है कि असेसिंग टीचर एंड टीचिंग मटेरियल विथ रेफरेंस टू टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इस पर हम आएंगे। एक डायग्राम है, ये वही बात है कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एंड टीचिंग मटेरियल्स, in other words it is assessment of teachers and teaching materials with reference to the taxonomy of educational objectives.
ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और ये शेयर शब्द भी मैं इस्तेमाल करता हूं। देखिए साहब, आप सभी शिक्षक हैं, 10-10, 15-15 बरस का, ज्यादा भी हो सकता है अनुभव आपके पास है। आपको कोई क्या पढ़ाएगा, कम से कम मैं तो इस योग्य अपने को नहीं समझता। हाँ, हम लोग भी इसी लाइन से जुड़े हैं, हमारी भी संस्था इसी तरह के शिक्षा और शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के कार्यक्रमों से हम भी जुड़े हुए हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस या थोड़ी बहुत जो जानकारी हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है बल्कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप पहले से जानते होंगे, कुछ चीजें हो सकता है नई भी निकल जाए हमारे मुंह से, तो जो जानते हैं उस पर नए ढंग से आप विचार करेंगे। जो नई चीज है वो तो नई है। तो ये देखिए, सो शेयर कर रहे हैं, ये समझिए इवैल्यूएशन की जगह एजुकेशन पढ़िए। ये एजुकेशन का पूरा सिस्टम एक गोल चक्र के रूप में हमारे सामने है, जिसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि नीड्स है, क्योंकि नीड्स आवश्यकताएं शिक्षा के जगत में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और शिक्षा जीवन से बाहर नहीं है, जीवन के अंदर ही है। एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में पहले हम अपनी आवश्यकताओं को सही सही पहचानने की कोशिश करते हैं। आवश्यकताओं को पहचान जाने के बाद उसके अनुसार पॉलिसीज डिवाइस होती है, नीतियों का निर्माण होता है। नीतियों को का निर्माण हो जाने के बाद उनको अचीव करने की दिशा में गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये फिक्स किए जाते हैं। अब शिक्षा के विशेष क्षेत्र में इतना काम जीवन के हर क्षेत्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आते हैं तो गोल्स के अनुसार ही कुरिकुलम्स डिजाइन किए जाते हैं। कुरिकुलम्स या पाठचर्या, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, मेरा ख्याल है उड़िया में भी यही शब्द या इससे मिलता जुलता शब्द चलता होगा। पाठचर्या में जो लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं, उनकी रोशनी में सिलेबस डिजाइन किए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम कहलाते हैं। पाठ्यक्रम में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उनकी रोशनी में टेक्स्ट बुक्स निर्माण होता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। पाठ्य पुस्तकों में जो ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड हैं प्लस जो कंटेंट है, उसके अनुसार टीचिंग यानी शिक्षण का कार्यक्रम होता है। शिक्षण होगा तो अधिगम, लर्निंग जरूर होगी, कम हो ज्यादा हो, लेकिन होगी जरूर। और उसी की जांच के लिए कि कम हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है तो क्यों हुई है, ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिससे वो अधिगम की कमी दूर हो सके। रीइंफोर्समेंट चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाने हैं। इसके लिए हमें, और अगर फाइनल एग्जाम है तो फिर ट्यूटोरियल का किसी चीज की गुंजाइश इसमें नहीं है। आपको उसका रिजल्ट देना होता है, उसकी ग्रेड बतानी पड़ती है। विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, उसके गार्जियन को मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। साहब, इवैल्यूएशन सिर्फ विद्यार्थी होता तो विद्यार्थी का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा, टीचर का भी वो रिफ्लेक्शन है उसमें, क्योंकि विद्यार्थी आपका वही जानता है जो हमने उसको बताया है। सो इसे, और इवैल्यूएशन के बाद हर जागरूक समाज, हर जागरूक संस्था, हर जागरूक शिक्षक को चाहिए कि उस मूल्यांकन के जो निष्कर्ष हैं उनकी रोशनी में फिर से अपने नीड्स को रीडिफाइन किया जाए। और जब नीड्स रीडिफाइन होंगे तो पॉलिसीज कैनॉट रिमेन द सेम, यू हैव टू हैव चेंज योर, मॉडिफाई योर पॉलिसीज। पॉलिसीज मॉडिफाई होंगे
तो फिर वो गोल उसी तरह नहीं रह सकते। गोलों लक्ष्यों में भी हमको हेर फेर करना पड़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाना पड़े, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बनाना पड़े। गोल बदल जाएंगे तो वही पाठ्यक्रम पाठचर्या हमारे काम नहीं आएगी, या उसी तरह हूबहू नहीं आएगी। उसको या तो बदलना होता या उसमें से परिवर्तन लाना होता है, और ये एक सिलसिला चल पड़ता है। करिकुलम अगर नया होगा, देखिए आप सब शिक्षक जानते हैं कि 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जो खास करके स्कूल एजुकेशन को के लिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2005 से पहले जो करिकुलम था उसके बदले एक दूसरा करिकुलम आया, और उसके बाद आप लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। आप, ये तय बात है कि सिलेबस बदल गए होंगे। सिलेबस जब बदले होंगे तो टेक्स्ट बुक वही पुराने काम नहीं आएंगे। टेक्स्ट बुक नए होंगे तो पढ़ाई भी नए ढंग की होगी। पढ़ाई नई होगी तो सिखाई भी, कॉलोकियल हिंदी में सिखाई भी, पंजाबी भाई लोग सिखाई ही बोलते हैं, सिखाई नए ढंग की होगी। और जब टीचिंग और लर्निंग नए ढंग की होगी तो हमको नए सिरे से इवैल्यूएशन या कुछ इवैल्यूएशन में भी बदलाव करना ही पड़ेगा, पड़ता ही है। तो इस तरह से एक ये सिलसिला है जो हमेशा चलता रहता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर 20 साल 25 साल पर 15 साल पर एक नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू होती है। मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 3 शिक्षा नीतियों को देखा है। एक 1968 में आई थी, हालांकि उसमें बहुत छोटा था मैं, फिर भी 1986 में फिर आई, उसमें तो 26 साल का मैं था, जेएनयू में नाम लिखवाया था। फिर देखिए 86 का 86 और 14 2000 और 5 14 5 19 साल के बाद फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया 2005 में, और अभी देखिए 15 साल फिर बीता है, तो फिर हम लोग एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये इसी सतत प्रक्रिया का परिणाम है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की क्या विशेषता है, और मैंने जो अभी निवेदन किया कि संसार भर के सभ्य राष्ट्रों की, न सिर्फ भारत, आपको पता है बगल का हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिससे हमारे संबंध जो है कभी खट्टे कभी मीठे कभी कड़वे कभी तीते होते रहते हैं, वो एक अलग मसला है। पाकिस्तान में नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो भारत में जिसके कमरे में, जिसकी छत के नीचे से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया है। इंडिया इसमें इसीलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में। 2004 में ही पाकिस्तान में नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान बोल के संस्था चल रही है, जो उस देश के तमाम शिक्षा संबंधी, खासकर परीक्षण मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रमों की देखभाल करती है। तो मैं संसार के सारे सभ्य राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए जिस एक गाइडिंग प्रिंसिपल जहां से लेते हैं, आप सब समुद्र किनारे के रहने वाले हैं, उड़ीसा के लोग, एक लाइट हाउस है जो तमाम नाविकों को, चाहे वो मालवाही जहाज हो, यात्री का जहाज हो, मछली मारने वाला हो, फौजी जहाज हो, सबको दिशा दिखाने के लिए जैसे एक लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ होता है, शिक्षा जगत को, संसार भर के सभ्य राष्ट्रों के शिक्षा जगत को रोशनी दिखाने के लिए जो प्रकाश स्तंभ है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी, और अमेरिका के जो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोविज्ञान और सांख्यिकी और शिक्षा के आचार्य प्रोफेसर बेंजामिन एस ब्लूम के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, जिसमें क्रैथहॉल और भी लोग उसमें थे, मासिया उनका, मैं सिर्फ उनका ये क्या बोले उपाधि बोल रहा हूँ, पूरा नाम मुझको अभी ध्यान में नहीं है। तो इन सब लोगों ने मिलकर जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का विकास किया था, खास करके कॉग्निटिव डोमेन पार्ट का, क्योंकि उसके 3 पार्ट हैं,
कॉग्निटिव अफेक्टिव ऑफ साइकोमोटर, ये आप पहली कक्षा में पहली चर्चा में आप जान चुके हैं और आपको पहले से भी मालूम है। कॉग्निटिव पार्ट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, छात्रों के बौद्धिक विकास से वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उस टैक्सोनॉमी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा है। और तमाम जो आप फिर थोड़ा सा पीछे चले, ये चाहे नीड्स की आइडेंटिफिकेशन हो और आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा स्टेटमेंट हो, जब हम लिखित रूप देते हैं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को, चाहे एक शिक्षक के रूप में चाहे एक शिक्षा मंत्री के रूप में, तो हम टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में ही बात करते हैं। पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, वो भी नई शिक्षा नीति आप देख लीजिए निकाल कर, पब्लिक डोमेन में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में तो खैर है ही, और शायद आपकी भाषा में भी हो। तमाम बातचीत जो की गई है कि हमारे शिक्षा का लक्ष्य क्या है, वो टैक्सोनॉमिकल टर्म में की गई है कि छात्रों के ज्ञान की वृद्धि हो, उनके बोध की वृद्धि हो, सीखे हुए कक्षा में जो भी कौशल वो सीखते हैं वो उतना ही काफी नहीं है, वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग करे। ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, ये टैक्सोनॉमी का टर्म है। तो इस तरह से फिर अफेक्टिव डोमेन के बारे में आइए, हमारी शिक्षा नीति के दस्तावेज भरे हुए हैं कि न सिर्फ बौद्धिक विकास होना चाहिए छात्रों का, बल्कि वह एक संवेदनशील मनुष्य बने, अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो समझने की कोशिश करे, वो दयावान हो, वो केयरिंग हो। ये लफ्ज इस्तेमाल किए, ये तमाम लफ्ज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अफेक्टिव डोमेन पार्ट के। और करिकुलम में भी जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, वो भी इसी शब्दावली में होता है। हमारा सिलेबस ऐसा हो जिससे छात्रों का वही ज्ञान बढ़े, बोध बढ़े, उनको उनके अनुप्रयोग की क्षमता बढ़े, उनका भावनात्मक संतुलन हो व्यक्तित्व में, और एक शारीरिक रूप से भी हमारा विद्यार्थी सक्षम हो। इसीलिए आप देखते हैं कि जिसने गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, डांस है, ड्रामा है, एनसीसी है, एनएसएस है, अभी योगा है, ये सब हमारे करिकुलम का पार्ट है। उसके लिए हमें शिक्षक हमारे संस्थाओं में बहाल होते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस का संबंध सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से है। लेकिन करिकुलम में ये तमाम बातें इन्हीं शब्दावलियों में, द सेम टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड which we find in the taxonomy to list, to discuss, to describe the educational objectives. तो इसीलिए हमारे ये प्रस्ताव हुआ कि ये जो शिक्षक और शिक्षण सामग्री का जो मूल्यांकन हो वो टैक्सोनॉमी के ही रेफरेंस में हो, क्योंकि इतना वैज्ञानिक दृष्टि से इतना मजबूत और इतना तर्कपूर्ण और इतना स्थापित, दुनिया भर में मान्यता प्राप्त एक रेफरेंस पॉइंट हमारे सामने है, तो उसको छोड़कर दूसरे रेफरेंस को क्यों लें? रेफरेंस इसलिए होना चाहिए कि किसी भी चीज का इवैल्यूएशन किसी न किसी रेफरेंस में होना चाहिए, जिसको कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं, तभी वो वैज्ञानिक विश्वसनीय मूल्यांकन माना जाएगा, अन्यथा वो मनमाना मूल्यांकन हो। शिक्षक का ही मूल्यांकन करना हो या शिक्षण सामग्री का। और एक और चीज है, मूल्यांकन के मैदान में एक सिद्धांत चलता है कि एनीथिंग which can be defined can be evaluated। ऐसे इवैल्यूएशन करने से प्रथम दृष्टया, इन फर्स्ट इंस्टेंस जो हमारे दिमाग में तस्वीर आती है वो बेचारा बच्चा, स्टूडेंट जो है, उसी का मूल्यांकन होता है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि विद्यार्थी ही नहीं, कोई भी चीज अगर उसकी परिभाषा की जा सकती है तो उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है, वो चाहे कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। बंधुओं, ये जो शैक्षणिक मूल्यांकन है, इसमें क्या करते हैं हम और आप?
सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजों का मूल्यांकन करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हम मूल्यांकन करते हैं छात्र के ज्ञान का, उसके बोध का। अब आप बताइए, ज्ञान और बोध कोई ऐसी चीज है कंक्रीट लीजिए ये ज्ञान है लीजिए ये बोध है? नहीं, ये इंटेंजिबल है, इनको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वही ना एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते। सो कोई भी चीज ठोस हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, इफ इट कैन बी डिफाइंड, अगर उसकी परिभाषा हो सकती है तो उसका मूल्यांकन भी जरूर हो सकता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वरना ये इवैल्यूएशन वाले उनका भी इवैल्यूएशन कर डाल और कर ही डालते हैं लोग। तो ऐसा, तो मित्रों चर्चा ये है कि इवैल्यूएशन सिर्फ छात्र का ही नहीं होता, कायदे से इवैल्यूएशन शिक्षक का भी होना चाहिए, उस शिक्षण सामग्री का भी होना चाहिए, क्योंकि छात्र की जो भी उपलब्धि है उन दोनों की बुनियाद, उन दोनों का आधार यही है कि हम कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है। सो इसी चर्चा और इस मूल्यांकन का, चाहे शिक्षक का मूल्यांकन हो चाहे शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन हो, जिसमें मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक आती है, बाकी टीचिंग एड्स 1000 टाइप के अभी तो और चल गए हैं। ये तमाम ब्लैक बोर्ड से लेकर जो शायद सबसे तकसी से लेकर आज के जो पावर पॉइंट या मल्टीमीडिया जितने भी ऑपरेटर्स और टेक्निक्स हैं, वो सभी टीचिंग एड के अंदर आते हैं और टीचिंग मटेरियल्स के अंदर वो आते हैं। लेकिन हम अपनी चर्चा को पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखेंगे, क्योंकि उनके इवैल्यूएशन के मेयार कुछ और होते हैं। साउंड का लीजिए, मल्टीमीडिया का ही मतलब है ना ऑडियो विजुअल, ध्वनि और चित्र के द्वारा उनको पढ़ाना। उसके अलग क्राइटेरिया है कि साउंड का क्या एक परमिसिबल लेवल क्या होना चाहिए। कोई भी लर्निंग मटेरियल आप बच्चों को क्लासरूम में आप कोई चीज चला रहे हैं मल्टीमीडिया, उससे जो साउंड आ रहा है उसका लेवल क्या होना चाहिए, ताकि वो 6, 8, 10, 12 साल के बच्चों के कान को नुकसान न पहुंचाए। उसका जो विजुअल्स दिखा रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, ताकि उसकी आंख खराब ना हो जाए। 12-12 साल आपके मातहत रहता है। तो अदर टीचिंग मटेरियल्स के इवैल्यूएशन के जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, वो भी हमारे पास है, लेकिन उनका मसला अलग है। इसलिए इस छोटी सी बातचीत में टीचर तो टीचर ही रहेंगे हमेशा, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सभी, थोड़ा सा चर्चा इधर उधर भी हो जाती है लेकिन सारी बातें जुड़ी हुई हैं। हम सभी कम से कम भारत देश में, दुनिया की बात मैं तो कहीं गया भी नहीं नेपाल छोड़ करके, तो ये जो टीचिंग लर्निंग का एजुकेशन सिस्टम का पूरा जो म्यार है वो मास्टरी लर्निंग मेथड मॉडल के ऊपर आधारित है। हम जो आप पढ़ाते हैं वो मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर पढ़ाते हैं, बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक मॉडल अलग है, सोशल इंटरेक्शन का एक मॉडल अलग है, और भी जितने कहा गया है कि देयर आर एज मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग एज मेनी वेज ऑफ लर्निंग आर। विद्यार्थी के सीखने के जितने तरीके हैं, सिखाने के उतने ही तरीके हैं। और आप सब, हम सब एक ही देश के वासी हैं, बंगाल का ही पार्ट था, बिहार भी और आपका उड़ीसा भी। ये पंचतंत्र क्या है? मगध का साम्राज्य कोई था राजा, उसके बच्चे इतने नालायक थे कि किसी भी तरह से पढ़ते नहीं थे। बड़े बड़े शिक्षक आए, ट्रेंड, बीएड, एमएड, कोई पढ़ा नहीं सका। तो पंडित विष्णु शर्मा आए और उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को पढ़ा दूंगा। उनको जिम्मेवारी दी गई, तो उन्होंने जानवरों की कहानियों के माध्यम से उस बिगड़ैल नवाबजादों को कुछ दुनियादारी की, कुछ
दैनंदिन जीवन की, कुछ आचार विचार की, नैतिकता की उनको शिक्षा दी। तो जैसे वो सीखने वाले थे उस पद्धति से, तो कितनी ही पद्धतियां होती है, लेकिन हम सब भारत में जो ऑफिशियल जो टीचिंग लर्निंग का सिस्टम है, मास्टरी लर्निंग के अंदर है। मास्टरी लर्निंग का पहला ही दूसरा या तीसरा सिद्धांत है कि टीचर हैज टू प्ले द सेंट्रल रोल। मास्टरी लर्निंग का सिद्धांत है कि शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है शिक्षण में। आगे कहता है कि द वेरी आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग इज एन एब्सर्ड। स्व अधिगम जो आजकल चल रहा है, कितने यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, मैं सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन ये यथार्थ है। आप कहीं देख लीजिए, कोई भी मनगढ़ंत बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता। उसमें मास्टरी टीचिंग लर्निंग मॉडल में ये बताया गया है कि टीचर हैज टू प्ले द सेंट्रल रोल in teaching learning process and the idea of self learning is an absurd। हिंदी में अगर अनुवाद करें तो कहा जाए कि स्व अधिगम का विचार ही बेहुदा है। एब्सर्ड नाम बेहुदा। तो ऐसा, तो इतनी बड़ी महत्ता आपकी है, आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। टीचिंग मटेरियल बदल सकते हैं, टेक्स्ट बुक के जरिए फिल्म आ जाए, कुछ भी आए। तो हम आगे टीचिंग मटेरियल जब कहते हैं तो हमारा मतलब होता है किताब से। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए वही चीज आ गई कि दो फैक्टर्स हमारे सामने प्रपोज हुए कि शिक्षक का मूल्यांकन हो और शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन हो। शिक्षण सामग्री के अंदर इतनी सब चीजें आती हैं, सबका आप दिन रात प्रयोग करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी अपनी चर्चा को हम टेक्स्ट बुक तक सीमित रखेंगे। और टीचर की चर्चा जब होती है, टीचर के मूल्यांकन की, तो उसके दो पार्ट आते हैं। हमारे विचार से इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, ये मैं नहीं, किसी को कोई कैद नहीं है, लेकिन हम जो मानते हैं हम लोग कि दो पार्ट होंगे। एक तो उसका पर्सनालिटी पार्ट होगा शिक्षक का, अपीयरेंस एटीट्यूड पार्ट, और दूसरा उसकी टीचिंग टेक्निक्स होगी। इन्हीं दोनों का मूल्यांकन अगर हो जाए तो शिक्षक का मूल्यांकन हो गया समझिए। और आप जानते हैं कि पर्सनालिटी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप विद्यार्थी के रूप में एक रोल मॉडल के सामने रोल मॉडल के रूप में होते हैं। आप जैसा दिखते हैं वैसे ही वो दिखना चाहता है, वो अपने आप को भी दिखाना चाहता है। आप जो है वही वो बनना चाहता है। तो अपीयरेंस एटीट्यूड उसी का एक, उसी के अंदर या एटीट्यूड के अंदर ही अपीयरेंस भी मान लीजिए, और टीचिंग टेक्निक्स, एक ये पार्ट हो गया। और दूसरा टीचिंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक को हम लेंगे। तो आगे की चर्चा में एक एक करके इसको देखेंगे। टीचिंग मटेरियल मेनली टेक्स्ट बुक्स should be evaluated in the light of the educational objectives stated in the syllabus। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट, पाठ्यक्रम में जो लिस्टेड शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी रोशनी में होना चाहिए। और टीचिंग शुड बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द टेक्स्ट बुक। मैं फिर दोहराता हूं कि टेक्स्ट बुक का, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित शैक्षणिक उद्देश्यों की रोशनी में, संदर्भ में होना चाहिए। और टीचिंग का, शिक्षण का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम के जो उद्देश्य उसमें वर्णित हैं उनकी रोशनी में होना चाहिए। आगे कहते हैं कि an ideal textbook should must contain instructional objectives of every exercise, chapter, lesson listed either in the beginning of the chapter or at the end of it। एक आदर्श पाठ्य पुस्तक को में क्या होना चाहिए कि हर पाठ के आरंभ में उस पाठ के जो अधिगम के उद्देश्य हैं,
कि उस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी के किन किन कौशलों का विकास होना अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, वो उसमें बयान होना चाहिए स्पष्ट शब्दों में। अगर किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं होता है तो वो उस पाठ्य पुस्तक की कमजोरी है, क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षण का मूल्यांकन होना चाहिए। अब ये दो टर्म हमारे सामने आए, दो पारिभाषिक शब्द, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इनके बीच का थोड़ा अंतर हम देखें कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है और क्या बोले, शिक्षण के उद्देश्य क्या है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर यहां माना गया। इसके बारे का डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन टेक्सोनॉमिकल टर्म्स। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका वो बयान जो है वो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके अंदर जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है उस शब्दावली में होता है, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन एटसेट्रा। और विशेषता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे कोर्स के होते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अध्याय के आरंभ में जिनकी सूची दर्ज होनी चाहिए, आइडियली दे आर स्टेटेड इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स, परिवेक्षण योग्य व्यावहारिक शब्दावली में। अब देखिए कि पर्यवेक्षण, अभी चर्चा हुई है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की। नॉलेज है ये पर्यवेक्षणीय नहीं, नॉलेज इतना उसके विद्यार्थी के दिमाग में ये ज्ञान की मात्रा या उसका स्तर इतना बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया है, ये आप देख नहीं सकते। उसका बोध कितना विकसित हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये देखा और दिखाया नहीं जा सकता। भले वो सिर हिलाता है, मैं कितना बताऊं, मेरे पास कहानियां है। मेरे एमए में सहपाठी था, सबसे आगे बैठता था और इतना सिर हिलाता था, मालूम होता था एक एक शब्द जो शिक्षक बता रहे हैं वो उसको पी जा रहा है। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। काफी शिक्षक उसकी तारीफ भी करते थे, पीठ ठोकते थे, क्योंकि वो कितना उसके दिमाग में जा रहा है ये तो देखा नहीं जा सकता, ये ऑब्जर्वेबल है नहीं। लास्ट में मैं आपको क्या बताऊं, एग्जाम में वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और एक्सपेल्ड हुआ। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, खास करके ये दो चीजें, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जब अपने ज्ञान को कोई विद्यार्थी व्यवहार में परिणत कर रहा है वो आप देख सकते हैं। आईटीआई में सिखा दिया मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करना या वायरिंग करना या वेल्डिंग करना, फिर जब वो वेल्डिंग कर रहा है तो देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। बाकी ये सब मोटे तौर पर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो लर्निंग आउटकम्स जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उनका बयान ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में होना चाहिए, जिसको कि देखा जा सके, दिखाया जा सके। और दूसरा अंतर यह है कि जैसे हमने कहा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे पाठ्यक्रम के होते हैं, उसी तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हर चैप्टर के होते हैं। इसी से लगी हुई बात है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना और रिवाइज मॉडिफाई करना शिक्षक के अख्तियार की बात है। आवश्यकता पड़ने पर वो कर सकता है, छात्रों की स्थिति को देखते हुए, उनके मेंटल लेवल के देखते। भले लिखा हुआ है कि बोध, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, लेकिन हमने देख लिया कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कम से कम इस पीरियड में नहीं हो सकती, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि इस चर्चा में, इस क्लास में सिर्फ नॉलेज डेवलप करेंगे। So instructional objectives can be revised and modified by the teacher, but revision or modification of educational objectives are beyond the purview of the teacher, क्योंकि उसका डिसीजन, उसका बयान ही होता है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में,
और सिलेबस बनाता है कोई और, उसके हिसाब से जो पाठ्य पुस्तक बनती है वो हमको दी जाती है एक शिक्षक। लेकिन इनकी एक समानता है कि बोथ आर प्री डिटरमिन्ड इन नेचर। ऑब्जेक्टिव्स आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। आज क्या खाना है, हमारी बहनें हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या पार्टिसिपेंट्स की होती है, तो ऐसा नहीं कि किचन में घुस के कुछ भी जो मिला पका दिया, वो सो के उठती है उसी समय, बल्कि रात ही में। बहुत सी बहनें तो खास करके कम का जो महिला रात में ही तय कर लेती है सुबह नाश्ता क्या बनेगा। सो ऑब्जेक्टिव्स, whether it is instructional objective or it is educational objectives, it should be always predetermined, बाद में आप नहीं कर सकते। So examples of stating these objectives, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का कैसे स्टेटमेंट होता है, ये इसका थोड़ा सा दिखाया गया है, जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में होता है कि आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट शैल बी एबल टू नो द नेचर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिसिप्लिन। पूरे पाठ्यक्रम का होता है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस कोर्स, ये कॉमन नेचर का किया गया है। ये लैंग्वेज पर हर डिसिप्लिन पर लागू होता है, क्योंकि हम लोग हर तरह के कार्यक्रम में ये करना पड़ता है, तो इसे एक जनरल नेचर का है, लेकिन ये ढंग यही होगा। अप्लाई द थियरीज एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कोर्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, ये एप्लीकेशन हो गया। इसी तरह से एनालिसिस से संबंधित, सिंथेसिस से संबंधित जो कौशल हैं उनका, उनके बारे में बयान अब ये इस शब्दावली में और इस ढंग से होता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देखिए, अच्छा ये सब बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल टर्म नहीं है। मैंने पहले निवेदन किया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था वो तो कोई देख नहीं सकता था कि कितना ज्ञान हुआ है, वो महसूस करने की चीज है। उस तरह से अंडरस्टैंडिंग, सिर हिलाने से ये नहीं साबित हो जाता कि वो समझ ही गया है। सो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, लेकिन आप देखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन होते हैं, स्टेटमेंट जो उनका बनता है, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आप देख सकते हैं। यह देखिए ये कर रहा है, ये इस शब्दावली में होता है। एक ग्रामर से हमने उदाहरण दिया है कि आइडेंटिटी, आफ्टर अंडरगोइंग और स्टडिंग दिस चैप्टर the student shall be able to identify and separate nouns from pronouns, verbs from adverbs and both from adjectives। अगर आपने जंबल एक वर्ड दे दिया या एक स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ है, उसमें से आपने कहा इसमें से संज्ञा शब्दों को अलग करो, सर्वनामों को अलग करो, विशेषणों और क्रिया विशेषणों को अलग करो, वो जब अलग करके लिख रहा है तो आप देख सकते हैं। इम्तिहान में इन्विजिलेटर का ये सिर्फ काम नहीं होता कि चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी देखना होता है कि ये क्या कर रहा है। और आप देख सकते हैं अगर वो नाउन की जगह पर नाउन लिख रहा है, गलत कर रहा है, आप उसको उसमें बताएंगे नहीं और टोकेंगे, लेकिन यू कैन ऑब्जर्व। इसी को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहा गया। अ कन्वर्ट ए मैस्कुलिन वर्ड into its feminine and vice versa, search synonyms and antonyms for a given word। तो ये तमाम जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो स्किल भी हैं, क्योंकि बिना स्किल्स डेवलप हुए ये एक्टिविटी नहीं हो सकती जब तक उसको ये तमीज नहीं होगी कि संज्ञा क्या है, उसके पूरी परिभाषा से अवगत नहीं होगा, उसके भेदों से अवगत होगा। सर्वनाम क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है, तमाम चीजें जब तक उसके दिमाग में साफ नहीं है तब तक वो सफलतापूर्वक इस कार्य को नहीं। यही तो देखना है ना एग्जाम में कि सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है कि नहीं, पढ़ाए गए कौशलों का उपयोग कर रहा है कि। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। और ये जो इटैलिक में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही दिखाते हैं। इनको हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, इनकी फोटो ली जा सकती है। ये देखिए, ये संज्ञा की जगह सर्वनाम और एडजेक्टिव और एडवर्ब का इसको भेद नहीं मालूम है। देखिए क्या लिखा है, कोई भी देख सकता है, उसका गार्जियन देख सकता है, हमारे अधिकारी देख सकते हैं। तो ऐसा इनको एक्शन वर्ब भी माना जाता है। और इसमें सोच ये है कि शिक्षक का मूल्यांकन क्या मतलब, अगर उसके अपीयरेंस पार्ट को छोड़ दें तो शिक्षक का मूल्यांकन ये है जो उसके शिक्षण का मूल्यांकन।
और शिक्षण का मूल्यांकन का आईना है वो विद्यार्थी। दूसरा और कोई फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। शिष्य से गुरु पहचाना जाता है। अर्जुन अगर अपने समय में संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो वो भगवान द्रोणाचार्य का शिष्य था। भीष्म पितामह अगर उसके भी दादा थे तो भगवान परशुराम के शिष्य थे। तो शिष्य से गुरु पहचाना जाता है, गुरु से शिष्य नहीं पहचाना जाता। तो शिक्षक का मूल्यांकन करना हो अगर आप, तो उसके विद्यार्थी का मूल्यांकन करिए, उस शिक्षक का मूल्यांकन अपने आप हो जाएगा। ये सोच है, बजाय उनको बिठा के उनका एग्जाम लेने के। उनके विद्यार्थी उनके पढ़ाए हुए उनकी कृति को देख लीजिए। कर्ता की अभिव्यक्ति कृति है। तो ऐसा, और कृति की जांच कैसे होगी? तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिन लक्ष्यों को सामने रखकर उसको पढ़ाया गया था, उन्हीं लक्ष्यों को सामने रखकर उसकी जांच होगी ना। आपने लक्ष्य रखा पढ़ाते समय सिर्फ ज्ञान का विकास, तो फिर बोध का विकास हुआ कि नहीं, ये जांच नहीं कर सकते आप। ये बेईमानी होगी, उसके साथ अन्याय होगा। तो ये इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग का हम प्रस्ताव कर रहे हैं, ताकि शिक्षक का सम्मान भी बचा रहे और मूल्यांकन भी हो जाए। ऐसा तो ये जो बिहेवियरियल टर्म्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर जो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में होते हैं, उन्हीं को दूसरे शब्दों में एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। आइडेंटिफाई करना, लिस्ट करना, एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, ये एक्शन है ना। आप कहते हैं बोलो जी संज्ञा की परिभाषा बोलिए, तो उसको बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, आंखें उसकी हाथ पैर उसको हिलाने पड़ेंगे। एक्शन है ये। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियरियल टर्म्स। थोड़ा सा बारीक चीजें हैं सर, थोड़ा मैडम इसको थोड़ा सा ऐसे एक बार में मेरे बाल पक गए, ये चीज थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगाते हुए। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो एक्शन होगा तभी ऑब्जर्वेबल होगा। अगर एक्शन नहीं है, समाधि लगाकर महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि वो तो ना आंख खोल रहे हैं ना वो होठ पटपटा रहे हैं। सो जब ही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो भी होगा वो एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षण के समय जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल के रूप में हम जिसको लिस्ट करते हैं, जिसको एक्सप्रेस करते हैं, इवैल्यूएशन या टेस्टिंग के समय भी उन्हीं एक्शन वर्ब्स का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न बनाना चाहिए। क्योंकि साहब इंटेलेक्चुअल स्किल्स या एबिलिटीज के जांच का एक ही हथियार हमारे हाथ में है, वो है प्रश्न, क्वेश्चन आइटम्स। अभी लंच के बाद उस पर मैडम हमारे सहयोगी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में इस पूरे कार्यक्रम, ये 6 दिनों की जो इतनी कवायद है, उसका भी परिणाम यही है कि आप प्रश्न बनाएं। क्योंकि प्रश्न ही हमारे पास एक ऐसा औजार है जिसके जरिए, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, हम छात्र के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की जांच कर सकते हैं। बाकी जो उसकी इमोशनल स्किल्स है, जो उसका वो अफेक्टिव डोमेन पार्ट है उसके बिहेवियर का या लर्नर्स पर्सनालिटी का, उसमें ये जांच में काम नहीं आते, उसके अलग औजार होते हैं, उनकी चर्चा फिर कभी होगी। और हमने अभी टीचिंग लर्निंग का जो मास्टरी मॉडल कहा, उसमें स्ट्रेस ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्किल्स के डेवलपमेंट पर ही है। बाय प्रोडक्ट में बाय द वे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट भी डेवलप हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन उस पर स्ट्रेस नहीं है। तो इसलिए प्रश्न बनाते समय हमें उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए जिस शब्दावली में हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे। और ये तो वही चीज है, टीचिंग मटेरियल शुड बी इवैल्यूएटेड विद रेफरेंस टू द objectives stated in the syllabus document. Teaching material, a teacher or his teaching should be evaluated with reference to the instructional objectives stated in each lesson chapter of the text. ये हो गया।
इवैल्यूएशन का पर्पस ये बयान किया गया है कि अगर क्लास पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने का उद्देश्य ये है कि उसमें ये देखा जाए कि पाठ्यक्रम में जो उल्लिखित उद्देश्य थे उनके अनुसार कंटेंट का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। पाठ्यक्रम में अगर उद्देश्य था कि छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास करना, और अगर पाठ्य पुस्तक में देखा जा रहा है कि देशभक्ति से संबंधित न एक भी कहानी है, उसमें न एक भी कविता है, कोई कंटेंट ही नहीं है देशभक्ति से, पैट्रियोटिज्म से संबंधित, इसका मतलब उसका एरर है, वहां उंगली रखनी चाहिए कि इसमें कमी है पाठ्य पुस्तक। तो इवैल्यूएशन का यही मतलब है ना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को दिखाना। तो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम के उल्लिखित शैक्षणिक उद्देश्यों के मूल्यांकन में हो, और टीचिंग का मूल्यांकन, जैसा कि हमने कहा कि टीचिंग चली है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, किस चीज की रोशनी में, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो लिस्ट किए गए थे उनके रेफरेंस में ही शिक्षण का अगर लिस्ट किए गए थे कि उच्च स्तरीय योग्यताओं, मतलब आप जानते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन की स्किल्स का डेवलप होना अगर उस पाठ का उद्देश्य था तो देखा जाएगा कि विद्यार्थी के अंदर ये स्किल्स डेवलप हुए कि नहीं। अगर हुए हैं ठीक से तो जानिए टीचिंग सही ढंग से हुई है, नहीं हुए तो नहीं हुई, सीधी बात है। तो ऐसा और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो किसी को बड़ा छोटा नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें टेक्स्ट बुक कमेटी में जो मेंबर्स थे उनको दिखाया जाए कि वो किसी काम के नहीं थे, ऐसा नहीं। उसी तरह से शिक्षण का मूल्यांकन जो करते हैं वो किसी शिक्षक को बड़ा या छोटा या उनको अच्छा बुरा बताने के लिए नहीं। मूल्यांकन का एक ही उद्देश्य है, टू मेंटेन द क्वालिटी। क्योंकि जहां इवैल्यूएशन नहीं होगा वहां क्वालिटी मेंटेनेंस की गारंटी नहीं की जा सकती। भगवान की कृपा से ऐसे संजोग से हो जाए तो हो जाए, इट कैन नॉट। इसका सूत्र है नो क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड वेयर देयर इज नो प्रॉपर इवैल्यूएशन। प्रॉपर भी शर्त लगा हुआ है। कोई आया बैठा इवैल्यूएशन शुरू कर दिया, कह दिया ये तो बकवास है, ये किताब बकवास है। आप पूछिए कि किस रेफरेंस में आप बोल रहे हैं बकवास है, कुछ रेफरेंस ही नहीं था, वो मूल्यांकन नहीं, प्रॉपर मूल्यांकन। तो क्वालिटी मेंटेनेंस है। और इसके साथ एक चेतावनी भी दी गई है, वो इससे जुड़ी हुई बात है। ये सारे काम जो है, चाहे टीचर का मूल्यांकन हो, विशेष रूप से टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन हो, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही से मूल्यांकन है जो होली डेलिकेट है। ये आप उस जज की तरह है जो फांसी की सजा देता है। जरा सा भी अगर संदेह का लाभ की गुंजाइश हो तो हमारा कानून ये कहता है उसको छोड़ दिया जाए। स्लाइटेस्ट डाउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कुछ अंग्रेजी में शब्द है उसके लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, इसको हर कोई राह चलता इधर का उधर का नहीं करना चाहिए, उसको देना भी नहीं चाहिए, वरना उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और दूसरे तीसरे फितने खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो संस्था, जो विशेषज्ञ इसके लिए क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, जिनके पास फ्रेमवर्क है, सबसे तो मूल्यांकन के लिए हमने कहा ना फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास, जिसको कॉमन रेफरेंस पॉइंट कर लीजिए, पद्धतियां होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इसलिए बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सावधानी से ये काम होना चाहिए, तभी इसका असल मकसद पूरा होता है। वर्चुअल ऑफ ए गुड टीचर का थोड़ा सा ये लिया, आप भी ढूंढने चलिए तो सैकड़ों मिलेंगे। बताने वालों को कुछ लगता है, शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, सुनते सुनते कान पड़ गया। अरे होने में कुछ लगता है भाई, तमाम परिस्थितियां होती हैं।
शिक्षक को 1000 आप उसके अंदर क्वालिटी गिना दें कि उसको होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों पर फिर भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए 3-4 चीजें मेरे सामने आई, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर न्याय भावना होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। कोई विद्यार्थी अगर लेट आ रहा है, अगर रोज का ही वो हैबिचुअल है लेट कमर, तो अलग बात है, लेकिन लेट आ रहा है तो उसको बेंच पर खड़ा करने के बजाय जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या बात है। हो सकता है किसी के मोर की, बाप की, भाई की, खुद उसकी तबीयत नासाज हो, तो ऐसा सो कंपैशन होना चाहिए। उसी का दूसरा नाम है काइंडनेस, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, क्योंकि साहब आप उसके सामने रोल मॉडल हैं। घर से जो स्कूल आता है उसका बाप उसके सामने रोल मॉडल, आप उसके सामने रोल मॉडल होते हैं, तो आपको उस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है अच्छे शिक्षक के लिए, आप लोग जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारा इसमें ये है कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना और एकदम ही स्टैंडिंग कॉमेडियन बन जाना क्लासरूम में, ये दोनों दो चीज है। कम से कम स्कूल लेवल पर बच्चे हैं ना, वो अगर ज्यादा उनको छूट देंगे तो फिर वो कब्जे से ही निकल जाएंगे, तो ऐसा। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर एक एसेंशियल क्वालिटी मानी गई है शिक्षक की। उससे क्या होता है, आपका शिक्षण, आपकी कक्षा रुचिकर बनती है, और जब कोई चीज रुचिकर होती है तो 2 और ज्यादा ही खाएगा। पढ़ाएंगे तो वो 2 चीज ज्यादा ही सीखेगा। और एक और चीज थी जो बराबर मेरे दिमाग में आ जाती है, मॉडरेटली ड्रेस्ड होना चाहिए शिक्षक को, ना बहुत ज्यादा फैशन में चोर हो गया खत्म है ये, ना एकदम से क्या फकीरों की तरह जो है जुल्फे फैलाए हुए कक्षा में आप जा रहे हैं। क्योंकि वही चीज है कि आप उसके मॉडल बनते हैं, जो आप दिखते हैं वैसा वो दिखना चाहता है। सो टीचर्स मस्ट बी मॉडरेटली ड्रेस्ड एट लीस्ट व्हेन एंटरिंग द क्लासरूम। सो मित्रों, यही सब थोड़ी सी बातें थी कि अगर उसको सम अप करें तो शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षक का मूल्यांकन का मतलब है शिक्षण का मूल्यांकन, और शिक्षण के मूल्यांकन का आईना है वो विद्यार्थी जिसको वो शिक्षण मिला है, जिसको उन शिक्षक महोदय ने पढ़ाया है। तो आप उसकी जांच कर लीजिए, तो शिक्षक की जांच खुद ब खुद हो जाएगी। और उसकी जांच के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, क्योंकि किसी भी मूल्यांकन को कायदे से करने के लिए उसका कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे जस्टिफिएबल रेफरेंस पॉइंट होगा कि उसको जो पाठ पढ़ाया गया, उन पाठों के जो उद्देश्य थे उसको पढ़ाने के, उनमें जिन कौशलों के विकास की का भरोसा दिलाया गया था वो हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये भी है। क्या मजबूरी थी शिक्षक के सामने, क्या मजबूरी थी विद्यार्थी के सामने, उसको भी दूर करना है। सिर्फ आपने नतीजा निकाल दिया और उसके लिए रेमेडी, डायग्नोसिस एंड रेमेडी। डॉक्टर क्या करते हैं, रोग को पहचानते हैं और उसका दवा देते हैं, खाली पहचान के बेला दे जाओ हो गया ठीक है तुमको फलानी बीमारी है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये है साहब, और पाठ्य पुस्तक का इवैल्यूएशन, सिलेबस में जो स्टेटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी रोशनी में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक लगातार सुबह से आप सुनते रहते हैं। अगला ये वही बात है थोड़ी सी, जो अभी जो एटीट्यूड पार्ट जो हुआ टीचर्स का, टीचर का एटीट्यूड पार्ट, उसमें ये सजेशन आता है कि वही जो 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 आप उम्मीद करते हैं छात्र के व्यक्तित्व के भावनात्मक पक्ष में जिन जिन अवयवों का विकास हो, उसको टेक्सोनॉमिकल टर्म्स में बात कर रहा हूं, रिसीविंग होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, उसको वैल्यूइंग होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम उसके अंदर मूल्य, जीवन मूल्य, वो पहले शिक्षक के अंदर विकसित हो लेंगे तब ना विद्यार्थी, वो तो आईना है आपका, आप जैसे हैं वो आपकी छाया वही है वो। तो ऐसा ये चर्चा हुई कि इन मूल्यों का, जैसे क्या ज्ञान पहले हम खुद प्राप्त करते हैं, 15 बरस ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करते हैं, फिर 2 साल आजकल तो बीएड हो गया, ये 17 साल सिर दुखाने के बाद तो हम खुद ज्ञानी बनते हैं, तब उसको ज्ञान देते हैं। उस तरह से जो एटीट्यूड पार्ट है जिसके विकास की भी उम्मीद की जाती है,
व्यक्तित्व विकास के अंदर वो भी आता है। तो छात्र में उसका विकास तभी होगा जब हमारे अंदर वो विकास होगा। तो ऐसा ये था। उसके बाद धन्यवाद, बहुत बहुत। समय तो हो गया है, फिर भी एक रिचुअल है, अगर अभी की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न, कोई सवाल, और ये तमाम स्लाइड्स शेयर करेंगे आपके साथ, है ना, इसको आप बार बार देख सकते हैं, फिर से जरूरत पड़ने पर इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो कोई सवाल हो तो बताया जाए। थैंक यू वीरेश जी। जी अभी मैं संजय बोल रहा हूँ, संजय कुमार। हाँ, देख रहे हैं, बोलिए सर। तो थैंक यू वीरेश जी।